हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का वीडियो लेकर। अभी जो वीडियो मेरा चल रहा है वो JCRT के द्वारा जो मॉडल सेट दिया गया है उसके सॉल्यूशन को लेकर के हम आ रहे हैं। अभी तक उसको मैंने मॉडल सेट का डिफरेंट पार्ट्स में हम एक आपके पास वीडियो लेके आ रहे हैं। पहला सेट था, पहला पार्ट जो था वो MCQ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक उसका हो चुका था। दूसरा था वेरी शॉर्ट, जिसमें 9 क्वेश्चंस था, 7 का आंसर देना था। तीसरा पार्ट जो चल रहा है उसमें है शॉर्ट और उसमें 8 क्वेश्चंस है और 6 का जवाब देना है। तो इस 8 क्वेश्चन 6 के पार्ट में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हमने 2 भाग में बांट दिया। एक में सिर्फ न्यूमेरिकल्स 3 था, वो उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। और आज जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो रेस्ट 3 उसको लेकर के हम आएंगे। और वो पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए 36 क्वेश्चन नंबर है। आपको जो मॉडल सेट दिया गया है JCRT के द्वारा जैक एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए, उसमें दिया गया है कि फिजिक्स में 48 प्रॉब्लम्स रहेंगे। 48 1 से लेकर के 25 तक MCQ रहेगा जिसमें 4 ऑप्शन रहेगा। फिर 26 से लेकर के 34 तक वेरी शॉर्ट रहेगा, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा, 1 क्वेश्चन का रहेगा। और फिर 43 से लेकर के जो स्टार्ट जो आपको 36 से लेकर के ये रहेगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो उसमें जो है ये पहला पार्ट हो चुका था। दूसरा पार्ट यहाँ लेके चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 से 42 तक रहेगा। इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, B है। इसमें एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये रखा गया है। और इस कंडक्टर से I करंट पास कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। आपको निकालना है इस पर फोर्स काम करेगा। एक फोर्स का एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना है। जब किसी वायर से होकर के करंट फ्लो कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो करंट फ्लो कर रहा है मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है B मैग्नेटिक फील्ड में। तो हम लोग पढ़े थे कि अगर Q चार्ज, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड B है और इसमें Q चार्ज V वेलोसिटी से मूव कर रहा है थीटा एंगल पर, तो इस पर एक फोर्स काम करता था F बराबर था QVB साइन थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसी को बेस लेकर के आपको डिराइव करना है। तो हम लोग देखिए क्या आपकी सहायता के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे एग्जामिनेशन में लिखा, क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा स्टूडेंट्स शुड राइट द आंसर इन देयर ओन वर्ड्स। तो हम आपकी सुविधा के लिए एक नमूना के रूप में देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर लिए हैं, L क्या है, चालक की लंबाई, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। A क्या है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। I हो गया चालक से प्रवाही धारा, करंट थ्रू द कंडक्टर। और B हो गया समरूप चुंबकीय क्षेत्र, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। N जो इस फिगर में कहीं नहीं है, चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर। E हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। और VD है इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये इस हम लोग क्या क्या है इसमें सो आपको बता दिया। अब देखिए फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग। तो आपको देखना है कि ये Q जो है वो E में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब F बराबर E VD मतलब इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, E VD V साइन थीटा। एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, तो पहले आपको निकालना होगा कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें है। कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। तो यहाँ स्मॉल n जो दिया हुआ है, यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है वो दिया हुआ है। तो इसका वॉल्यूम निकाल करके n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स काम कर रहा है E VD V साइन थीटा, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स निकल जाएगा। यही कंसेप्ट लेके आपको चलना होगा। देखिए अब आपको मदद करते हैं। चालक का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या है, सिलेंडर जैसा है,
पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इज ए और एच इज एल, इसलिए ए इंटू एल, ए इंटू एल। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यूनिट वॉल्यूम में एन है तो एन से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो ए एल एन हो गया आपको। चालक के एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन या वन इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। तो यहां देखिए ई वी डी बी साइन थीटा, ई वी डी बी साइन थीटा, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना लिखोगा, ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग, इसलिए धारावाही चालक पर लगने वाला कुल बल, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दी करंट कैरिंग एलिमेंट, एफ बराबर ए एल एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या और एक फोर्स मल्टीप्लाई कर दिए ए एल इंटू एफ, तो एफ बराबर ए एल एन ई वी डी वी, ए एल एन और एफ का मतलब ई वी डी बी साइन थीटा। ए एन ई वी डी को हमने एक साथ रखा, ए एन ई वी डी को एक साथ रखे, एल को यहाँ कर दिए बी साइन थीटा। आप पढ़े थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन, आई इक्वल टू ए एन ई वी डी, इसलिए ये आई हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है, ये जो एक्सप्रेशन निकालने के लिए कह रहा है वो ये फॉर्मूला हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। वेक्टर के रूप में अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिखते हैं, एल बी साइन थीटा को एल क्रॉस बी लिखेंगे, इसलिए एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ये कंप्लीट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 37 जो है उसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि लोह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुणों की तुलना करें। तुलनात्मक अध्ययन उसमें आपको बताना है, मतलब कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसका आंसर आप दो ढंग से लिख सकते हैं, या तो पहले फेरोमैग्नेटिक के बारे में 3 4 5 पॉइंट 6 पॉइंट लिख दीजिए, फिर डायमैग्नेटिक के बारे में, फिर पैरामैग्नेटिक के बारे में, या तो फिर एक कंपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी वे ऑफ राइटिंग आंसर जो है इस तरह से आप बना दीजिए, एक तरफ फेरोमैग्नेटिक, एक तरफ पारा और एक तरफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। ये हमने बना दिया आपके नमूना के लिए, कोई जरूरी नहीं है जो हम आपको यहाँ बता रहे हैं उसी तरह से आप लिखिए, लिखने का अलग अलग तरीका भी हो सकता है, लेकिन एक तरीका आपको हम यहाँ बताया इस तरह से लिखेंगे तो आपको मार्क्स में जो है कटौती की संभावना कम रहती है। तो जैसे हमने यहाँ लिखा है लोह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, पहला प्रॉपर्टी हमने दिया है यह केवल ठोस अवस्था में पाया जाता है, ओनली इन सॉलिड स्टेट। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये इसका उदाहरण दिया हमने। अनुचुंबकीय पदार्थ यह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। प्लैटिनम लोह लवण का घोल, सॉल्ट ऑफ आयरन सॉल्ट सॉल्यूशन। ऑक्सीजन गैस, ये ठोस हो गया, ये द्रव हो गया, ये गैस हो गया। प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। सोना चांदी ठोस में हो गया, जल गैस में हो गया, हवा और हाइड्रोजन ये सब गैस अवस्था में हो गया, जल लिक्विड में हो गया। आपको ये मिल गया आपको पहला प्रॉपर्टी, दोनों में अंतर आ गया। दूसरा है कि लोह चुंबकीय पदार्थ का को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में तीव्र आकर्षण होता है, मतलब रैपिडली जो है फास्टली अट्रैक्शन होता है। प्रति अनुचुंबकीय पदार्थ में कम आकर्षण होता है और प्रति चुंबकीय पदार्थ में मंद विकर्षण होता है, रिपल्शन होता है, आकर्षण नहीं होता है। लोह चुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर 1 से बहुत अधिक होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ का 1 से थोड़ा अधिक होता है और आपेक्षिक चुंबकशीलता का 1 से कम होता है मान। आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होता है किसका, प्रति चुंबकीय पदार्थ का। फोर्थ पॉइंट है चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक और बड़ा होता है, पॉजिटिव होगा मैग्नेटिक सब्स्टिट्यूटिविटी और 1 से बहुत बड़ा होगा। अनुचुंबकीय पदार्थ का धनात्मक होगा लेकिन छोटा होगा और प्रति चुंबकीय पदार्थ का छोटा और ऋणात्मक होता है, नेगेटिव और ऋणात्मक होता है। देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 1 नंबर का है उसमें यह भी क्वेश्चन आया था, किस चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति
ऋणात्मक होती है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमने दिया है आपको, आप उसको देखना चाहते हैं तो आपको उसका क्वेश्चन नंबर भी बता देते हैं, कौन सा क्वेश्चन था वो 1 नंबर वाले में। क्वेश्चन नंबर 33 हमने आपको आंसर भी दिया है। चुंबकीय संवेदनशीलता का वहाँ वर्ड यूज किया है। चुंबकीय संवेदनशीलता किस तरह के चुंबकीय सामग्री के लिए ऋणात्मक होती है? द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। इसको मतलब यहाँ पे उठा के ले गया है एमसीक्यू में, वेरी शॉर्ट आंसर में लिखने के लिए। तो किस पदार्थ के? प्रति चुंबकीय पदार्थ का आंसर वहाँ हमने बताया आपको। इसलिए प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति छोटा और ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट 5 है, ताप बढ़ने से चुंबकीय प्रवृत्ति अनियमित रूप से बदलती है। मतलब क्या कहते हैं? इरेगुलर। लेकिन इसका जो है ताप बढ़ने के साथ व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब ताप बढ़ते जाएगा ये घटते जाएगा इसका। इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, काई एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। इसको क्यूरी का नियम भी कहते हैं लोग। और प्रति चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति ताप बढ़ने से नहीं बढ़ता है, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चुंबकीय प्रवृत्ति पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पॉइंट नंबर 6 है, शैथिल्य वक्र का ग्राफ प्रदर्शित करता है ये I और H, मतलब चुंबकन क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता में जो ग्राफ होता है वो शैथिल्य वक्र या शैथिल्य ह्रास का ग्राफ आता है। वो यही सिर्फ प्रदर्शित करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ही वो ग्राफ आता है। इसमें भी नहीं आता है और इसमें भी नहीं आता है। शैथिल्य वक्र का ग्राफ ये भी प्रदर्शित नहीं करता है और ये भी प्रदर्शित नहीं करता है। तो इस तरह से शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसमें आप 3, 4, 5 पॉइंट करके इस तरह से लिख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत इस तरह से आएगा, बहुत छोटा आंसर आ जाएगा, कुछ में आपको 2, 4, 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में आएंगे, वहां पर भी डिफरेंस वाला ही क्वेश्चन दिया है। वहां क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर लिखें। तो सेम प्रोसेस ऑफ राइटिंग जिसे हम लोग अभी किए थे प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय के बीच में। तो हमने यहाँ पर सीधे लिख दिया है उसको। 38 का ए नंबर, 38 का बी नंबर जो न्यूमेरिकल्स था वो हम न्यूमेरिकल्स वाले में उसको अपलोड कर दिए वीडियो, उसको आप देख लेंगे। व्यतिकरण और विवर्तन का 2 कॉलम बना दिए हम लोग। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का 2 कॉलम बना दिए हैं। इंटरफेरेंस में क्या होता है कि 2 कोहेरेंट सोर्सेज से जो लाइट निकलता है वो जब इंटरफेयर करता है तब इंटरफेरेंस होता है। और डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि एक ही वेव फ्रंट के डिफरेंट पॉइंट से जो लाइट निकल रहा है उसके सुपरपोज करने से वो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। दोनों में फ्रिंजेस फॉर्म होता है। इंटरफेरेंस का फ्रिंजेस और डिफ्रैक्शन के फ्रिंजेस में अंतर होता है। इंटरफेरेंस के फ्रिंजेस में सभी फ्रिंजों का विड्थ जो होता है सेम रहेगा, डिफ्रैक्शन में अलग होगा। इंटरफेरेंस में जितने ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे सबका इंटेंसिटी सेम रहेगा, उसमें सेम नहीं रहता है। इंटरफेरेंस में जो डार्क फ्रिंजेस बनेगा वो कम्प्लीटली डार्क भी हो सकता है, डिफ्रैक्शन में नहीं होता। इसी को आपको लिख कर देना है। इसलिए यहाँ लिखें हम लोग, 2 कला संबद्ध स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना होती है। एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से उत्सर्जित द्वितीय तरंगिकाओं के अध्यारोपण से विवर्तन की घटना घटती है। व्यतिकरण में फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई समान नहीं होती है। व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। विवर्तन में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान नहीं होती है। व्यतिकरण में अदीप्त फ्रिंजें पूर्णतः अदीप्त हो सकती है, कंप्लीटली डार्क हो सकता है। विवर्तन में अदीप्त फ्रिंजें पूर्णतः अदीप्त नहीं होती है। ये 3-4 पॉइंट आपको लिख देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है दोनों के लिए। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 1.5 मार्क्स है और 1.5 मार्क्स आपका न्यूमेरिकल्स था बी में, जिसको बी वाले को हम लोग न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन में अपलोड किया है, वहां से उसको देख लेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 39 है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइंस्टीन्स का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को लिखना है और आपको एक्सप्लेन करना है। इसलिए यहाँ लिखा है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के आइंस्टीन समीकरण को लिखें और समझाएं। राइट एंड एक्सप्लेन
आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्वेश्चन नंबर 39 में मेंशन है मॉडल सेट में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था? जब मैक्स प्लांक का क्वांटम थ्योरी आया तो उसके आधार पर उसने बताया था कि लाइट जो है वो फोटोन्स भी उसमें होते हैं जो पार्टिकल नेचर शो करता है, और किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो कैसे निकलता है, तो उन्होंने व्याख्या किया था। देखिए कि ये हमने यहाँ बताया है कि एक धातु का सरफेस है, ये हमने दिखाया यहाँ पर एक मेटल है और यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ये लाइट इस पर आया, मतलब फोटोन आया। फोटोन क्या करता है, अपना टोटल एनर्जी दे देता है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को टोटल एनर्जी मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी का उपयोग 2 पार्ट में करता है। एक करता है कि अंदर से पृष्ठ तक आने में कितना खर्च होगा, जिसको हम लोग वर्क फंक्शन या कार्यफलन कहते हैं, और रेस्ट एनर्जी जो बच जाता है वो उसके काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है, के मैक्सिमम में बदल जाता है। अगर ये फोटोन का एनर्जी ई है तो ये 2 भाग में बट गया, E = W + K max। यही फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है आइंस्टीन का, बेसिक चीज यही है। तो आपको हमने यहाँ पर समझा दिया इस तरह से कि जब धातु के सतह पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो फोटोन अपनी कुल ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है। इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा का उपयोग 2 भागों में करता है। नंबर 1, धातु के अंदर से पृष्ठ तक आने में, जिसका मान कार्यफलन W के बराबर होता है, और शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा K max में बदल जाती है। यदि फोटोन की ऊर्जा E = hν है तो E = W + K max। यही बेसिक इक्वेशन है, ये आइंस्टीन का ये बेसिक इक्वेशन है। लेकिन अब फिर आप पढ़ चुके हैं कि E बराबर होता है hν, W = hν0, h प्लांक्स कांस्टेंट है, और K max = ½ mv² max, मतलब ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया। तो K max रखेंगे तो K max बराबर क्या होगा, E - W, मतलब ½ mv² max, E - W, E = hν - hν0, h को कॉमन ले लिए, न्यू माइनस न्यू नॉट। फिर आप न्यू और न्यू नॉट कब जानते हैं, न्यू = c/λ, न्यू नॉट = c/λ0। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देहली आवृत्ति और देहली तरंग दर। फिर यहाँ पे आप पुट कर दीजिए ½ mv² max, h c/λ - c/λ0, c कॉमन ले लीजिए, ½ mv² max, h c 1/λ - 1/λ0। ये तीसरा फॉर्म हो गया इसका, ये आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का ये तीसरा फॉर्म हो गया, और ये दूसरा फॉर्म हो गया यहाँ से सेकेंड फॉर्म। तो 3 फॉर्म में आप आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को लिख सकते हैं। तब आपको बेसिक चीज़ यही हो गया, आपको ये बेसिक चीज़ हो गया। उसके बाद इसके आधार पर ये हम लोग निकालना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो आपको दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 40 में 41 है, सॉरी 40 नहीं, 41 क्वेश्चन नंबर है ये, 41 हमने यहाँ 40 लिखा है। 41 उपयुक्त आरेख की सहायता से पीएन संधि में अवक्षय क्षेत्र, या इसको अवक्षय पर्त भी कहते हैं, के बनने की व्याख्या कीजिए, और संधि होने पर इसकी चौड़ाई कैसे बदलती है अग्र बायस में और पार्श्विक बायस, इसको हिंदी में दूसरा भी उत्क्रम बायस कहते हैं, अंग्रेजी में इसको रिवर्स बायस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 41 है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पीएन संधि, पी टाइप मटेरियल में धारा का मुख्य भाग जो आवेश भाग होता है वो होल्स की संख्या अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, और एन टाइप में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है और होल्स की संख्या कम होती है। दोनों आपस में किसी प्रकार से हम लोग उसको एक साथ मिलाते हैं। तो ये पी टाइप मटेरियल है और ये एन टाइप मटेरियल है, दोनों यहाँ पे दोनों मिला यहाँ पर, ये पीएन संधि बना। यहाँ से जैसे ही इस पॉइंट पर बनाए, ये पीएन संधि यहाँ पर आपका आ गया पीएन संधि। तो जैसे ही पीएन संधि का फॉर्मेशन होता है, पी टाइप से होल एन टाइप के इलेक्ट्रॉन की ओर बढ़ता है, तो ये इधर बढ़ के आया, और एन टाइप का इलेक्ट्रॉन पी टाइप के होल्स की ओर बढ़ता है। दोनों बढ़ा आपस में, दोनों मिल गया, कंबाइन कर गया, एक दूसरे को कैंसिल कर गया, 0 हो गया। ये मतलब ये क्षेत्र जो होता है पीएन संधि के
दोनों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है जिसमें कि कोई भी होल्स या इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं अवक्षय क्षेत्र या अवक्षय पर्त। इसकी चौड़ाई लगभग 10⁻⁻6 मीटर की कोटि की होती है। इसको हम लोग फिगर 1 में दिखाए हैं। तो आपको भाषा में हेल्प करने के लिए हमने यह लिखा है, जैसे ही पीएन संधि का निर्माण होता है, पी टाइप से होल एन टाइप क्रिस्टल में और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप के क्रिस्टल में विसरित होने लगता है। संधि के निकट ये दोनों आपस में मिलकर उदासीन हो जाते हैं। फिगर 1। अतः संधि के निकटस्थ दोनों ओर एक पतली परत बन जाती है जिसमें कोई भी आवेशवाहक उपस्थित नहीं रहता है। इसी क्षेत्र को अवक्षय क्षेत्र या पर्त कहते हैं। इसकी चौड़ाई 10⁻⁻6 मीटर की कोटि की होती है। क्वेश्चन का दूसरा भाग है, संधि होने पर इसकी चौड़ाई कैसे बदलती है अग्र बायस में और पश्चिमिक बायस में, फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में। ये संधि चौड़ाई कैसे बदलेगी? अग्र बायस को अंग्रेजी में कहते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या किया जाता है, पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया हम लोग, पॉजिटिव से। ये बैटरी का पॉजिटिव है और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिए। तो बैटरी के पॉजिटिव से इसको रिपल्सन का बल मिलेगा, तो ये इसको इधर जाना ही होगा। एन टाइप से इसको रिपल्सन का बल मिलेगा, इधर आना ही पड़ेगा इसको। तो मतलब करंट इसमें इस ढंग से प्रवेश करेगा, इधर से पास करेगा और तब ये अवक्षय पर्त की चौड़ाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ कहता है संधि होने पर इसकी चौड़ाई कैसे बदलती है अग्र बायस में। तो अग्र बायस में इसको एक लाइन में लिखना है, अग्र बायस में इसकी चौड़ाई घटती है। और पाश्चात्य बायस में क्या होगा, इसका रिवर्स कनेक्शन होगा। पी को हम लोग बैटरी के नेगेटिव से और एन को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देंगे। तो नेगेटिव और ये प्लस है तो ये इधर अट्रैक्शन होगा और ये इलेक्ट्रॉन है तो इधर प्लस की ओर इधर अट्रैक्शन होगा। तो मतलब इसकी चौड़ाई क्या होगा, और बढ़ जाएगा। आपको इसकी चौड़ाई जो है बढ़ जाएगा इसमें संख्या। इसलिए यहाँ पर कहता है कि पाश्चात्य बायस में क्या होगा। तो हमने यहाँ पर समझा दिया है आपको। अग्र बायस, फॉरवर्ड बायस, इसे फिगर 2 में दिखाया गया है। इसमें अवक्षय पर्त की चौड़ाई घटती है। ये एमसीक्यू में भी आता है, एमसीक्यू में भी आ रहा है। कैसा लग रहा है आपका मेरा चैनल? सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जो लोग अभी दूर में हैं उनको भी मैसेज चला जाए। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, अवक्षय पर्त की चौड़ाई घटती है। ये भी क्वेश्चन देता है फॉरवर्ड बायस में, अग्र बायस में, अग्र अभिनत में ये अवक्षय पर्त की चौड़ाई ए बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें घटती है। और रिवर्स बायस में अगर कर देंगे तो क्या होगा, ये बढ़ जाती है। इसको फिगर 3 में दिखाए हम लोग, यहाँ पर इसको दिखाए हैं फिगर 2 में और इसको फिगर 3 में दिखाए हैं। और इसमें अवक्षय पर्त की चौड़ाई क्या होता है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 41। तो इस प्रकार का शॉर्ट क्वेश्चन लिखने का जो तरीका है वो हमने आपको एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जो बता रहे हैं उसी को आप लिखिए। स्टूडेंट्स शुड राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन देयर ओन वर्ड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना आपका फर्ज बनता है, ताकि मेरा मोमेंटम बना रहे और आपके पास मेरा जो पहला वीडियो है वो उपस्थित जल्दी से खटखट दरवाजे दिख रहा है। उठिए, सुरेश सर आए हैं और 2024 की परीक्षा के लिए लग जाइए। चलिए, थैंक यू।